गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं विद्युत ध्रुवाघूर्ण पर आधारित आंकिक प्रश्नों की। देखिए कुछ प्रश्न मैंने इससे लिए हैं। हालांकि विद्युत ध्रुवाघूर्ण या विद्युत ध्रुव से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन मैं लूँगा अलग से जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा टिपिकल मान सकते हो। बाकी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम विद्युत ध्रुवाघूर्ण की बात कर रहे हैं तो हमें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो विद्युत ध्रुवाघूर्ण का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए आप इसको विद्युत ध्रुव कह रहे हैं माइनस Q और ये प्लस Q, तो P जो कैलकुलेट होता है Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। अगर आप 2L मान रहे हैं तो 2L, और अगर L ले रहे हैं डिस्टेंस को तो L, एंड द डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दूसरा, अगर आप इसके एक्सिस ये होता है भाई, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कैलकुलेट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन R3, जहां R इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस होती है पॉइंट P की। और डायरेक्शन की बात करें तो E और P की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी इसी डायरेक्शन में। अगर हम ये एक्सिस पर है, अक्ष पर, और निरक्ष पर निकालें तो E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें 2P नहीं आता, P अपॉन R3 हो जाता है, यानी उसका आधा। ये निरक्ष पर हो जाता है, इक्वेटर पे हो जाता है। डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसलिए माइनस साइन शो कर सकते हो आप, यानी उसकी डायरेक्शन इधर होती है, E की जो डायरेक्शन निकल करके आती है। साथ ही साथ अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो टॉर्क जो होता है PE साइन थीटा होता है। और अगर वर्क डन की बात कर रहे हैं तो W जो कैलकुलेट होता है PE cos θ1 माइनस के cos θ2। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो तो U जो कैलकुलेट होता है माइनस के PE P डॉट E कह दो, या फिर PE cos θ माइनस का P डॉट E। तो ये गिने चुने फॉर्मूले होते हैं इसके इलेक्ट्रिक डायपोल के, और इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। तो देखिए कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं और मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई, अब आप उस लंबाई को L मानो तो Q इंटू L लिया जाएगा, और 2L मान रहे हो तो Q इंटू 2L लिया जाएगा। तो एक विद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी आप उसको 2L मान रहे हैं तो 2L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, आप उसको 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर लिख सकते हो। सिस्टम हमेशा हमारा एक ही होना चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, तो विद्युत क्षेत्र दे रखा है ऐसा हमें E इक्वल टू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 30 डिग्री पर रखने से उसके साथ में थीटा एंगल दे दिया है हमें 30 डिग्री। 9 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। उस पर जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क की वैल्यू हमें दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी P आपको निकालना है। P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस अब आप ये देखोगे भैया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो टॉ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा में देखो P निकालना है, तो हमें है, E हमारे पास है, और क्या पूछा है, थीटा हमें दे रखा है। पूछा क्या यहाँ पर, P की वैल्यू पूछिए, 2L दे रखा है। कोई सिंपल क्वेश्चन हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है तो आप यहाँ से P निकाल सकते हो। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा टॉ अपॉन E साइन थीटा। टॉ की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन E की वैल्यू 10 की पावर 4 इंटू साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 9 गुणा 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 2, ये आ गया P की वैल्यू। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला Q इंटू 2L तो कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा। तो जो जो चीजें गिवन हैं उनको लिखिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही मैं आप बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दो ध्रुव जिनके आघूर्ण P और 64P हैं, किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे हैं। दो ध्रुव आघूर्ण दे रखे हैं हमने, एक मान लो ये है और दूसरा मान लो ये है, और दोनों एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन है, ये उस पर रखे हुए हैं, और उनकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर की दूरी। देखिए जब ये दिया जाए ना कि उनके बीच की दूरी, तो वास्तव में उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है
तो आप इनके सेंटरों के बीच की डिस्टेंस को कह सकते हो ये 25 सेंटीमीटर है। इसका डायपोल मोमेंट एक दूसरे से P और 64 P है, और विपरीत दिशा में इसका डायपोल मोमेंट मान लो P इधर है और इसका P इधर है, और जो कि 64 P है। वैल्यू इसकी डायपोल मोमेंट की कितनी है? 64 P। इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है? P। तो ये इधर है, ये इधर है, क्योंकि कह रहा है एक दूसरे विपरीत दिशा में रखे हैं। इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो। अब इनके बीच में कहीं विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है कि वहां पर E क्या है? 0 है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु की दूरी इस P वाले से पूछना चाह रहा है आपसे। तो मान लो हमने मान लिया P वाले से ये दूरी कितनी है? x। तो फिर इस 64 P वाले से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 25 माइनस x, और वो सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे E जो है वो हमारा 0 है, और वास्तव में ये इधर से है और ये इधर से, तो वास्तव में ये जो पॉइंट आ रहा है ये किस पे आ रहा है? ये जो लाइन होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इस लाइन को अक्ष कहते हैं। माइनस से प्लस की तरफ और फिर माइनस से प्लस की तरफ विपरीत दिशा में है ना, तो वास्तव में ये पॉइंट दोनों के अक्ष पर है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि विद्युत क्षेत्र 0 कब होगा? जब दोनों के कारण वहां विद्युत क्षेत्र इक्वल और अपोजिट हो जाएं। और ये क्या है? उसका अक्ष, और अक्ष पर फॉर्मूला यानी इसकी वजह से तो यहां हो जाना चाहिए E1 = E2, और अक्ष के लिए फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, या फिर p/r3 भी कह सकते हो। तो अब k p/r3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चाहो तो k कह सकते हो। इसका मतलब इसका फॉर्मूला लिख देंगे k, इसकी वजह से E1 माने तो k, और इसका डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है? p/, यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई? x³ = इसका फॉर्मूला k और p 2p कर देना, फॉर्मूले में होता है 2p/r3। तो p है यहां पे तो 2p/x3, और k इसका 2p करोगे तो 2, लेकिन p की वैल्यू कितनी है? 64p 64p अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 माइनस x का होल क्यूब। देखिए k से k कट गया, एक p से p कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/x³ = 64/25 माइनस x का होल क्यूब। यहां स्टार लगा के ध्यान रखना, यहां पर कभी भी होल क्यूब खोलना नहीं है, बल्कि यहां पे क्यूब रूट ले लेना इसका। अगर हम इसका क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, 64 का 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 होता है 4 अपॉन, और ये हो गया 25 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये हो गया 4x = 25 माइनस x इधर आ जाएगा, तो 5x = 25 और x = 25/5, और ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस वाले से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो इस तरह के क्वेश्चनों को, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आनी नहीं है, आप बड़ी इजीली तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम और माइनस के 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। इस तो पहले तो दोनों आवेशों की वैल्यू यानी Q1 = Q2, और वैल्यू दोनों की सेम है 2.4 माइक्रोकूलम, एक प्लस का एक माइनस का है। इतने मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी उनके बीच की डिस्टेंस को 2l कह रहे हो, तो 2.5 × 10⁻³ मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इस द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, तो इनके बीच की दूरी तो ये है, और द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी r की वैल्यू दे रखी है 0.3 मीटर, और निरक्षीय स्थिति में पूछ रहा है भाई, इक्वेटर पे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, E पूछ रहा है, और वो भी कहां पर? निरक्ष पर। दूसरे केस में क्या कह रहा है? यदि द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दिया जाए। एक बात बताइए भाई, अभी मान लो हमारा द्विध्रुव ये था -q, ये +q, और यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ये था द्विध्रुव, ये प्लस की तरफ, ये माइनस की तरफ, और इसको 90 डिग्री घुमा दिया, तो ऐसे कर दिया। अब बताओ ये P पॉइंट इसके कहां आ जाए? जब ये ऐसे है तो अक्ष पर है, और जब ऐसे आ जाएगा तो इसके मध्य बिंदु से जाने वाली ये लाइन तो कहां आ जाएगा? उसके भाई अगर पहले अक्ष पर है फिर निरक्ष, अब मान लो आप यहां निकालना चाहते थे, पहले निरक्ष पर पूछ रहा था ना, तो ये पॉइंट P था, ये इसके निरक्ष पर पूछ रहा था। अब ये सिचुएशन हो गई, आप इसके निरक्ष पर निकालना चाहते हैं, और अब आप इसको ऐसे करके कर दोगे, तो दोबारा से P पॉइंट अब उसके कहां चला गया? P पॉइंट कहां आ गया? उसके अक्ष पर आ गया।
तो जब 90 डिग्री रोटेट करा दोगे तो जो पॉइंट है वो उसके अगर निरक्ष पे तो अक्ष पे पहुंच जाएगा और अक्ष पर तो निरक्ष पे पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के एक तो ई निकालना है निरक्ष पर, तो दोबारा में जो ई पूछा है ई डैश वो निकालना है हमको कहां पर, अक्ष पर। यानी 90 डिग्री चेंज जब करेंगे तो वो कुछ सिचुएशन जो बन जाएगी वो उसका अक्ष आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए E इज इक्वल टू, पहले निरक्ष की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू के और P अपॉन आर क्यू। हालांकि देखिए हमारा फॉर्मूला क्योंकि L की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन देखो L को साफ देखिए आप, L 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर है। अगर आप इसको वैसे चेंज करेंगे तो 0.0025 मीटर हो जाएगा, जो कि इसके कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो हम उसको निग्लिजिबल मान करके छोड़ सकते हैं। उसको कैलकुलेट भी करोगे तुम तो भी वो कैलकुलेट हो नहीं पाएगा, इसलिए सीधे फॉर्मूला लगाएं E इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। तो पहले निरक्ष की कंडीशन में निकाल लें, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू गिवन नहीं है तो पहले हमें पी निकालना पड़ेगा। तो साइड में पी इक्वल टू होता है ऐसा q इंटू 2l। अब q की वैल्यू हमें गिवन है 2.4 माइक्रो कूलम, तो 10 की पावर माइनस के 6, और 2l की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 चौके 100 की 0, हांसी के 10, 25 दूनी 50 और 10 60, एक और एक 2, ये 6 हो गया, 10 की पावर हो गया माइनस का 9। तो ये इतने कूलम मीटर इसका डायपोल मोमेंट निकल करके आ गया। अब P की वैल्यू को लगा दोगे आप 6 गुणा 10 की पावर माइनस की 9 अपॉन में आर क्यूब, और R की वैल्यू है आपकी 0.3, तो 0.3 का होल क्यूब। अब आप 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 6 गुणा 10 की पावर माइनस की 9 अपॉन 0.3 करोगे तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। 0.1 है ना, 0.1 तो 3 बार तो माइनस का 3। तो देखिए 3 का 9, तो ये गई 3 दूनी 6, ये गई, आपका आंसर आ गया 2 गुणा, ये माइनस ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 9 से 9 कट गई और ये प्लस की हो गई, तो 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। इतना आपका विद्युत क्षेत्र निकल करके आ गया है, कहां पर, उसके निरक्ष पर। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उसको 90 डिग्री से रोटेट करा दे, जब आप उसे 90 डिग्री से रोटेट करा दोगे, सिचुएशन आपकी ये थी, अभी ये पॉइंट आपके इसके क्या इस पर निरक्ष पर है, जब ये ऐसे हो जाएगा तो कहां आ जाएगा, उसके अक्ष पर, और जब अक्ष पर आ जाएगा तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ई डैश मान रहा हूं मैं उसको, तो k इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। अब दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, ये जो अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है निरक्ष वाले का क्या दिख रहा है, kp अपॉन आर क्यू, और ये 2p अपॉन आर क्यू, तो डबल दिख रहा है। तो केवल आप सॉल्व कर दोगे इसको 2 इंटू, और ये जो निकाला था तो 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। दोबारा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, वो डबल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, एक विद्युत ध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले उसने विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे दी है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और 30 डिग्री के कोण पे तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, कोण पर रखा हुआ है, और उस पर इतने न्यूटन 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है, यानी उस पर इतना टॉर्क काम कर रहा है, लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, आपको P निकालना है। देखिए क्वेश्चन, जो जो चीजें गिवन हैं उनको लिख लो, फिर देखो कि फॉर्मूला कौन सा बन सकता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है टो इक्वल टू पी साइन थीटा, और हमें चाहिए यहां से क्या पूछा है, P, तो P इक्वल टू टो अपॉन ई साइन थीटा। टो की वैल्यू आप देख रहे हो 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 अपॉन ई की वैल्यू 10 की पावर 4 साइन थीटा साइन 30। आप इसको सॉल्व करोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 6 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस की 28 हो जाएगा, माइनस 24, और ये 4 माइनस के 28 हो जाएगा अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आंसर 12 गुणा 10 की पावर माइनस की 28, और P है तो कूलम इंटू मीटर। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक फिगर दिया है, और इस फिगर के बाद वो पूछ रहा है कि इस संयोजन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ फिर एक पॉइंट और पूछा है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले हम इसके रिजल्टेंट परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करें।
की कोशिश करते हैं कैसे निकाला जाएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें दो डायपोल मोमेंट दिए, एक ए बी और एक सी डी। तो ए बी तो कुछ इस तरह से दिया है, ए बी ऐसे करके वर्टिकल कंडीशन में है, ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, नीचे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। और ए बी, ए ऊपर वाले पॉइंट को माना है और बी नीचे वाले पॉइंट को माना है। दूसरा सी डी, सी डी जो है इसके साथ में थोड़ा सा ए इस तरह से बनाया गया है, ये और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये चार्ज आपका माइनस क्यू है और ये चार्ज आपका प्लस क्यू है। अगर आप बात करोगे और कह रहा है इस संयोजन का परिणामी, जबकि दोनों के डायपोल मोमेंट पी दे रखे हैं, अब इसका डायपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस, तो इसका डायपोल मोमेंट पी जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका माइनस से प्लस, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है पी वो इस साइड में है। इसका मतलब दोनों के पी के बीच में जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, और ये एंगल उसने दिखा रखा है 120 डिग्री, और बीच में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है जो कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, और ये पूरा एंगल 120 डिग्री का दे रखा है। तो ये सिचुएशन तुम्हें दिख रही है बेटा, दो डायपोल है जिनके डायपोल मोमेंट दोनों के सेम है, इसका भी पी और इसका भी पी, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। और अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इस डायपोल मोमेंट का जो सिस्टम जो बन रहा है, इस सिस्टम का आपको नेट परिणामी डायपोल मोमेंट निकालना है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि हो गई? सदिश राशि, और दो सदिशों के बीच में एंगल दे रखा है, सिंपली सॉल्व कर सकते हो आप भाई। दो तरीके होते हैं, एक तो कंपोनेंटों में डिवाइड करके, और एक एंगल दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। इसका मतलब नेट परिणामी आघूर्ण P इक्वल टू हो जाएगा रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 cos थीटा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री। वैल्यू लगाओगे P1 P2 सेम है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P मान लो, चलो लेट P मान लिया आपने इसको, और दे भी रखा है क्वेश्चन में, उसको P दिया है, ये भी P दे रखा है, ये भी P दे रखा है। इसका मतलब अब आप इसका नेट P डैश मान लेना, P डैश जब निकालोगे तो रूट में P1 स्क्वायर की जगह पे P स्क्वायर प्लस 2P इंटू cos 120 माइनस 1/2, तो रूट में P स्क्वायर तो 2P स्क्वायर हो गया, चलो दो से दो कट गया, माइनस में P स्क्वायर आ गया और दो में से गया तो P स्क्वायर बचा, रूट में P स्क्वायर का मतलब आंसर P आ गया। तो P डैश की जो वैल्यू निकल के आई वो भी आपकी क्या आ गई? P आ गई। तो जो पूछा है परिणामी द्विध्रुवाघूर्ण भी इन दोनों द्विध्रुवाघूर्णों के बराबर ही हो गया। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, तो आप अच्छी तरह जानते हो अगर दोनों वेक्टर समान है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, हालांकि चाहो तो निकाल सकती हो, अदरवाइज रिजल्टेंट वेक्टर जस्ट मिड में होता है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। अगर आप इसको पैरेललोग्राम टाइप का बना करके शो करोगे तो एक तरह से क्या आएगा, वो जस्ट इनके मिड में आ जाएगा। तो 120 से तो कितने पे आ जाएगा? 60 डिग्री पे आ जाएगा, सही है ना। अब 60 डिग्री पर इनका रिजल्टेंट इनके बीच में 60 डिग्री पे आएगा कहीं ना कहीं, ऐसे करके। तो इनके बीच में 60 डिग्री पे जो रिजल्टेंट निकल करके आ रहा है, अगर आप इसकी बात करोगे, ये रिजल्टेंट P डैश मैंने मान लिया जिसकी वैल्यू P के बराबर आती है। तो अब ये रिजल्टेंट की बात करें, अब ये रिजल्टेंट X, अब ये कह रहा है, अब अगला पॉइंट पढ़ता हूं मैं, आंसर तो ये हो गया आपका। और आप ये भी कह सकते हो कि या तो इसके साथ में AB वाले के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है या CD के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो बीच में आ जाएगा, मिड में आ जाएगा। अब बात हम करते हैं कि भाई उसने आगे कहा है यदि X दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र E हो तो इस पर लगने वाला बलाघूर्ण और ज्ञात कीजिए। यानी X डायरेक्शन में एक समान विद्युत क्षेत्र E और दे रखा है, तो इस पे बलाघूर्ण पूछ रहा है। अब इस पे बलाघूर्ण निकालने के लिए तो फॉर्मूला टॉ इक्वल टू क्या होता है? P E sin थीटा। भाई ये फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू P E sin थीटा। इसका मतलब चलो P तो P हो गया उसका, क्योंकि हमने निकाल दिया है E, चलो E हो गया। sin थीटा हमें ये देखना पड़ेगा कि P और E के बीच का एंगल कितना है, और E है X दिशा में, तो ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल X दिशा के साथ यानी E के साथ P का एंगल चाहिए। अब आप अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये एंगल कितना था, यहां से यहां तक 60 डिग्री, जबकि ये वाली लाइन इस पर कितने का है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितने का बच जाएगा भाई? 90 में से 60 माइनस किए तो 30 डिग्री का एंगल बचा। इसका मतलब टॉ इक्वल टू हो जाएगा PE sin 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा PE/2 PE/2। ये टॉ की वैल्यू निकल करके आ गई, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर कभी कोई क्वेश्चन वर्जन पे आ जाए कि कितने एंगल से कितने एंगल तक, तो θ1 जिस एंगल से रोटेट करा रहा है जहां तक जा रहा है θ2 लगा देना। मान लो 30 से 90 पे जा रहे हैं तो 30 और ये 90 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।
मेन बात ये होती है, कभी कभी पी की वैल्यू नहीं देता है, कुछ टॉर्क दे दे तो टॉर्क से पी निकाल लो। आपस में वैल्यूओं को निकालने की प्रैक्टिस करना सीखिए। और इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाना चाह रहा हूं जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है और थोड़ा सा टिपिकल लेवल में स्टूडेंट उसको समझते हैं। और वो क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे, कैसे उसको समझा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेटा पकड़ने की कोशिश आप करिए। चलिए बात करते हैं। मान लो कभी ऐसे दे रखा है कि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है और वो x डायरेक्शन में है, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में दो आवेश हैं जो किसी एक रॉड से बंधे हुए हैं। और दो आवेश आपने ले लिए कि ये एक कोई रॉड है और इस रॉड पर दो आवेश बंधे हुए हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको दे दिया आपकी बार L, हालांकि 2L भी दे सकता है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इनके जो मास हैं वो m है, दोनों आवेशों के मास सेम है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है और फिर वो ये कहता है कि अब अगर इसकी इस कंडीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, आप थोड़ा सा टर्न कराओ और टर्न करा के इसको छोड़ दो तो क्या करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, जब फिलहाल ये जब रखा हुआ है क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है किधर, माइनस प्लस यानी इधर, तो P और E के बीच का एंगल इस कंडीशन में 0 डिग्री बनता है। देखिए दो बातें और ध्यान रखना, पहला पॉइंट होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर होता है अनस्टेबल। हालांकि थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था उन दोनों पॉइंटों को, लेकिन अब यहां समझिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप इसकी स्टेबल पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, छोड़ दोगे तो ये लौट नहीं आएगा। लेकिन ड्यू टू या जड़त्व के कारण ये क्या होता है, आगे बढ़ जाता है और जड़त्व के कारण ये आगे बढ़ जाएगा, फिर इस पर बैक साइड में टॉर्क लगेगा, फिर इधर पे जड़त्व के कारण ये ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। देखिए सिंपल हार्मोनिक दो तरह की बात करती थी, आप कोई किसी लाइन पर मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, दोनों चीजों को समझने की कोशिश आप करिए। तो यहां पर जो हमारा विद्युत ध्रुव जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इस लाइन के अबाउट में वो दोनों तरफ मोशन कर रहा है और वो उस आपसे पूछा जा रहा है कि उसका टाइम पीरियड बताइए। आपको उसका पीरियड या हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी पूछ ले। अगर पीरियड निकाल दिया तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का भाई n इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को तो एक दूसरे से निकाल सकते हो। मेन बात है अब समझने की। ऐसा मैंने क्वेश्चन एक वीडियो में कराया था, वो लीनियर मोशन का क्वेश्चन था और लीनियर में सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात जब की जाती है, SHM की बात करते हैं तो हम फोर्स निकालने पर जोर देते थे कि वहां पे नेट फोर्स निकालो और नेट फोर्स को F इक्वल टू ma के बराबर रख देते थे और ma इक्वल टू जो भी फोर्स आया फिर a निकालते थे। अब a ये जो a आता था उसकी a इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर x से कंपैरिजन कर देती थी। अगर वो वहां पे x के माइनस एक्स के a जो है प्रोपोर्शनल आता है तो हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है और कंपैरिजन करने पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती थी और ओमेगा होता है 2π/t। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को करते थे लीनियर मोशन में। यहां पर फिजिकल वाली बात आ रही है तो पूरी जगह निकालना पड़ेगा हमें टॉर्क और टॉर्क निकालना पड़ेगा, फिर टॉ इक्वल टू होता है I अल्फा, तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी हमको। देखिए पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमें पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है कि भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समझना क्या है। जब रोटेशनल मोशन की बात आती है तो टॉर्क निकालो और यहां जो टॉर्क होता है टॉ इक्वल टू होता है Pe sin थीटा और टॉ इक्वल टू वैसे होता है I अल्फा, जहां पे I को कहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन ये अल्फा होता है। और अल्फा की बात अगर हम करें तो अल्फा को भाई थीटा के टर्म में निकाल सकते हैं, फिर उसको चेंज करके ला सकते हैं। अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा करके निकाल दोगे आप, ओमेगा जो होता है डी थीटा अपॉन डी करके होता है, तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमें अल्फा इक्वल टू माइनस के थीटा ये चीज दिखानी है या अल्फा इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपैरिजन कर देना है। अल्फा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन से कंपैरिजन करना है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुल मिला के अब हम इसमें टॉर्क की बात करें तो मान लो जब आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने का मतलब है थीटा इज स्मॉल, जब आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तो थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया तो उस पर टॉर्क लग जाएगा, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर मैं P की बात करूं, मान लो ये चार्ज Q है तो यहां P की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू एल इक्वेशन फर्स्ट, और टॉ इज इक्वल टू हो गया पीई साइन थीटा। लेकिन एंगल छोटा है और जब एंगल छोटे होते हैं, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई इंटू थीटा। चाहो तो टॉ इज इक्वल टू पी की जगह पे क्यू इंटू एल लगा दो तो क्यू एल ई इंटू थीटा, और टॉ इज इक्वल टू क्या होता है आई एल्फा, आई एल्फा इज इक्वल टू क्यू एल ई इंटू थीटा। अब आई का डिवाइड हो जाएगा तो एल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू एल ई अपॉन आई और इंटू थीटा। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि इस डायपोल मोमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो यहीं से कंपैरिजन हो जाता, इसी इक्वेशन का कंपैरिजन कर देते इस इक्वेशन से। देखिए माइनस साइन आप लगा के दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो टॉर्क लग रहा है यहां पर जब वो घूम के उधर जाता है तो हमेशा टॉर्क मेन पोजीशन की तरफ लगता है, इसलिए आप इसमें बाद में माइनस साइन लगा सकते हो, कोई परेशानी उससे होने वाली नहीं है, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क की बात की जा रही है, उसको लौटाने वाले टॉर्क की बात की जा रही है। तो अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के अपोजिट होगा तो डेफिनेटली आप उसमें माइनस साइन ले सकते हैं, तो माइनस साइन यहां इश्यू नहीं है। मेन बात अब हम आई की बात कर रहे हैं, अगर आई गिवन होता कि आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम क्वेश्चन यहीं से कंपैरिजन कर देते उसका, लेकिन फिलहाल हमें आई गिवन नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसी भी पार्टिकल का मोमेंट, अगर मान लो कोई बॉडी रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट में, ये पार्टिकल है, मास m है और ये डिस्टेंस है l, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू ml स्क्वायर। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां डायपोल रोटेट कर रहा है, देखिए डायपोल रोटेट कर रहा है इस लाइन के अबाउट में, ये एक मास m है, एक मास m ये है, क्योंकि दोनों चार्जों का मास सेम है, और ये पूरी डिस्टेंस आपने l मानी थी तो ये वाली डिस्टेंस l/2 और ये वाली डिस्टेंस भी l/2। अब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह लिया जाता है, एज ए टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर की तरह कैलकुलेट करते हो आप उसको। तो अब इस सिस्टम का mi निकालेंगे तो पहले इसका फिर इसका, तो m कितना हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू m इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहां डिस्टेंस है l/2 तो l/2 का होल स्क्वायर प्लस m, और ये इसके लिए तो l/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ml स्क्वायर बटे 4 प्लस ml स्क्वायर बटे 4, 4 एलसीएम आ जाएगा, और इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2ml स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के I की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई ml स्क्वायर बटे 2। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है जो कि आपका, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं आईआईटी एडवांस में, ऐसे क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि वहां सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं होता है, वहां कई सारे कॉन्सेप्टों को मिक्सअप किया जाता है। तो अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या मिला दिया है, मैकेनिक्स मिला दी है, मैकेनिक्स जो रोटेशनल मोशन में आप पढ़ते थे वहां से ये कॉन्सेप्ट उठा लिया गया है और इसमें मिक्स कर दिया गया है। तो वहां से आप लोगों ने क्या निकाला, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml स्क्वायर अपॉन 2, अब आप क्या करोगे I की जगह पे उसको लगा दोगे, तो देन अल्फा इज इक्वल टू QL E अपॉन I की जगह पे ml स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और इनटू थीटा, एक L से एक L कट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2QE अपॉन ml इनटू थीटा। चाहो माइनस लगा के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस आप लगा के रख सकते हैं इससे, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क के रूप में आप ले सकते हो। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन कर देना किससे, इस वाली इक्वेशन से। जब भी आपसे कभी टाइम पीरियड की बात की जाए, आपसे फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए, आप हमेशा बस ध्यान रखेंगे कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर लीनियर मोशन है तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, और रोटेशनल की बात की जा रही है तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। और जब आप इससे कंपैरिजन करोगे तो देखो अल्फा की जगह अल्फा, थीटा की जगह थीटा, तो ओमेगा की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है, आप उसमें ओमेगा की जगह जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है उसको आप रख करके कंपैरिजन करके और वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर ओमेगा की जगह पर दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 2QE अपॉन ml, तो 2QE अपॉन ml, और ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में ट्वाइस QE अपॉन ml, ओमेगा को 2 पाई अपॉन t लिख दोगे,
अपॉन में ml, और हमें चाहिए था टाइम पीरियड, तो क्या कर दो t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू रूट में ml अपॉन 2 QE, और t इज इक्वल टू 2 पाई इधर चला गया और रूट में ml अपॉन 2 QE। इस तरह से आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर दोगे। तो ये एक तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए इतना कंप्लीट होते हैं। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।